वेलकम बैक। और सबसे पहले बात होगी सानह गुल प्लाजा की। कराची के गुल प्लाजा के बाहर अब भी लोग अपने प्यारों और मोजज़े के मुंतज़िर हैं। किसी को बेटे तो किसी को वालिद की तलाश है। मोहम्मद रफ़ीक 4 दिन से घर नहीं गए। कहते हैं गमज़दा माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं। डॉक्टर आयशा, उनके शौहर उमर नबील और बेटे अली का भी कुछ पता न चला। तबाहशुदा इमारत से अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, धुआं बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। दुनिया थी इसमें, सबकी प्यारे थे उसमें, लेकिन अगर कोशिश किया जाता कुछ भी नहीं होता। अपने घर नहीं जा सकता, क्या बहाने करता रहूँगा यार। डेड बॉडी सचखाने में पड़ी हुई शराब बोर्ड पे। गुल प्लाजा की आग खत्म हुई, ना प्यारों का इंतजार। गम से निठाल ये 22 साला आरिफ का बाप जो 4 दिन से घर नहीं गया, कहता है आरिफ की माँ को क्या जवाब दूंगा। घर वालों को नहीं मालूम। पहले दिन तो हमने उनको ये कहा कि वो छत पे है, रास्ता बना रहा है। रात मैंने यहाँ गुजारे, घर वालों को ये बोलेंगे कि पाँव जल गया, 4 दिन हो गए, अपने घर नहीं जा सकता, क्या बहाने करता रहूँगा यार। उमर नबील और उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा और बेटा अली बिन उमर का भी कुछ पता न चला। भाई का कहना है कि उमर ने आखिरी कॉल में बताया कि पहली मंजिल पर हैं, चारों तरफ धुआं भर चुका है। बस वो ये कह रहे थे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, धुआं बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रही है, धुआं बहुत ज़्यादा है। हमने रिक्वेस्ट की धुएं का एग्जिट बनाया जाए, धुआं बाहर निकलेगा, लोग शायद रेस्क्यू हो सकते। औरंगी का रिहायशी तनवीर गुल प्लाजा में सेल्समैन था। किसी ने नहीं निकाला, किसी ने कुछ नहीं करा, उसको निकालने जब से बाल गिरने लगे तो उसका पता चला। को गुल प्लाजा में लगी आग के बाद शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों दुकानदारों का अब तक कोई सुराग न मिल सका। गुल प्लाजा में जला हुआ सामान और इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। रेस्क्यू अमला हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाकर डंपिंग पॉइंट की जानिब मुंतकिल कर रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। आसिफ, बताइएगा। कि उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां जो हिस्सा है इमारत का वो मुनहदम हुआ था और उसके बाद इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है वो यहां पर जारी है। यहां से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और फिर उसके बाद जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनकी तलाश का अमल भी जारी है। मेरे कैमरामैन नदीम अगर दिखाएं तो इस वक्त यहाँ पर जो काम है रेस्क्यू का वो जारी है और यहाँ से वो तमाम जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और साथ साथ सर्चिंग भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जानिब से ये इत्तला दी गई थी कि मुतादिद अफराद हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। जो इसकी दूसरी इमारत है उसके हवाले से ये कहना है कि मखदूश हो गई है, इसलिए जो रेस्क्यू का अमल है वो काफ़ी मोहतात अंदाज में किया जा रहा है। और जो फायर ब्रिगेड हुक्काम हैं उनका कहना है कि इस वक्त भी चंद मुकामात पर जो आग के शोले भड़कते हैं जिनको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो फौरी तौर पर उन मुकामात पर जाकर वहाँ आग पर काबू पाने की कोशिश करता है। और वैसे तो आग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, लेकिन कूलिंग के दौरान कई जगह पर आग के शोले निकलते हैं। साथ साथ ये भी बताया गया है कि बेसमेंट में एक मुकाम पर फिर आग लग गई थी, ताहम उस पर काबू पाया गया। और कल का वक्त बताया गया कि कल दिन में जो बेसमेंट की शॉप्स हैं इनको खोला जाएगा और इनको खोलकर अंदर जो है वो सर्चिंग की जाएगी। कराची में गुल प्लाजा की मखदूश इमारत से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया गया। SBCA की टीम के इमारत के दौरे के बाद जैक लगाया जाएगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन फारूकी। राफे, क्या फैसला हुआ? देखें, SBCA हुकाम का ये कहना है कि इमारत की बेसमेंट में इस वक्त गर्म पानी मौजूद है और पानी निकलने के बाद ही अंदरूनी कॉलम्स का मुआयना किया जा सकेगा। SBCA इदारे का ये कहना है कि इमारत को फौरी गिराने या ना गिराने के हवाले से अभी कुछ कहना कब्ल वक्त है। इमारत मखदूश डिक्लेयर होगी या नए तरीके से बिल्डिंग खड़ी होगी, तमाम फैसले टेक्निकल कमेटी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद मुआयना करके बताएंगे। ये भी बताया गया है कि गुल प्लाजा का बैरूनी हिस्सा गिरने से इमारत का कुछ हिस्सा रैंपा प्लाजा की जानिब झुक गया है और इमारत का बैरूनी हिस्सा गिरने से अंदरूनी हिस्सा शदीद मुतासर हुआ है। गुल प्लाजा का एक हिस्सा गिरने से रिम्पा प्लाजा के भी 2 कॉलम मुतासर हुए हैं और रिम्पा प्लाजा के कॉलम्स एक तरफ को झुक गए हैं। SBCA का कहना है कि दोनों कॉलम्स पर आज रात तक जैक लगा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो गुल प्लाजा की इमारत है उसको मखदूश या गिराने के हवाले से जब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो उसके बाद ही टेक्निकल कमेटी सर्वे करेगी और फिर ये फैसला किया जाएगा कि इस इमारत को गिराना है या नए सिरे से इसकी तामीर की जाएगी। दूसरी जानिब SBCA ने जो है वो तमाम ही जो इस वक्त शहर में बिल्डिंग्स हैं और मॉल्स हैं उनमें 3 रोज में फौरी फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का भी अल्टीमेटम दे दिया है और बात ये कहा है कि फौरी तौर पर फायर सेफ्टी सिस्टम भी जो है वो लगाए जाए। जी, आपका शुक्रिया राफे तफसीलात के लिए।
گل پلازا آتش زدگی نے المیوں کی داستانیں رقم کر دی. سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 28 ہو گئی. مکمل جلی ہوئی عمارت کے ملبے سے ملنے والی صرف 8 لاشوں کی شناخت ہو سکی. 83 لاپتہ افراد رپورٹ ہوئے تھے. ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ گل پلازا کے قریب ایک عمارت کی چھت پر موجود ہوں. آپ کو اوپر کے مناظر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو میرے کیمرہ مین آپ کو عدنان دکھائیں گے. یہ وہ اطراف کے مناظر ہیں جس پر اس وقت بھی فائر بریگیڈ کا عملہ کام کر رہا ہے. کولنگ کا عمل جاری ہے. یہ گلی کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. فائر بریگیڈ کے اہلکار وہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح مین روڈ اگر MA جنرل روڈ کی بات کی جائے تو وہاں سے بھی دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. عمارت کی مختلف مقامات سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. اور اسی طرح جو رمپا پلازا کی سائڈز ہیں وہاں سے بھی دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. فائر بریگیڈ اہلکار بیسمنٹ میں رمپا پلازا کی سائڈ سے داخل ہوئے ہیں. وہاں سے فائر فائٹنگ کا بھی سلسلہ کر رہے ہیں. تیسرے اور دوسری منزل کے اندر کے کچھ مقامات ہیں جہاں پر اس وقت بھی آگ لگی ہوئی ہے. فرنٹ کی سائڈ پر آپ یہ مناظر دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں. یہ MA جنرل روڈ پر اس نارکل موجود ہے جو مسلسل پانی ڈالی جا رہی ہے. 90 سے زائد حصے میں قابو پا لیا گیا ہے. فائر فائٹر جب اندر جا رہے ہیں راکھ ہے وہ اتنی زیادہ تپش ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر ان کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر میرے اس طرف دیکھیں جو گل پلازا کا وہ حصہ جو زمیں بوس ہو گیا تھا تو وہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ اٹھانے کا بھی سلسلہ کیا جا رہا ہے. سینئر MLO ہیں ڈاکٹر سمیہ، وہ یہ کہتی ہیں اب تک اس واقعے میں 28 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جن میں سے 8 کی شناخت ممکن ہو سکی ہے. 6 افراد وہ تھے جو پہلے ہی روز انتقال کر گئے تھے. ان کی شناخت فوری طور پر کر لی گئی تھی. لیکن اس سانحے میں 2 جھلسی ہوئی لاشیں نکالی گئی. ایک شخص کے پاس سے تو اس کا قومی شناختی کارڈ مل گیا تھا جس کی مدد سے اس کی شناخت ممکن ہوئی. اور ایک لڑکی کی شناخت ملی ہے جس کے لاکٹ میں مصباح لکھا ہوا تھا. تو اس کے گھر والے بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک لڑکی لاپتہ تھی. ڈاکٹر سمیہ یہ کہتی ہیں کہ احتیاطی طور پر ان 2 لواحقین کے بھی DNA سیمپلز دے لیے گئے ہیں تاکہ مزید کراس میچ میں کنفرم ہو جائے. اب تک 28 افراد اس سانحے میں جان کی بازی ہار چکے ہیں. 80 سے زائد لاپتہ ہیں جن کے پیارے آج بھی گل پلازا کے اطراف میں موجود ہیں جو ان کی لاشیں نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. گل پلازا سے ملنے والی ایک لاش کی لاکٹ سے شناخت. پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 8 میتوں کی شناخت کی جا چکی ہے. گلے میں پہنے لاکٹ کی مدد سے 33 سالہ مصباح دختر عرفان کو شناخت کر لیا گیا. مصباح کی فیملی کے دیگر 4 افراد بھی سانحہ گل پلازا میں لاپتہ ہیں. پہلے ہم نے خود آگ بجھانے کی کوشش کی. جب دیکھا آگ قابو سے باہر ہو گئی ہے تو کہ الیکٹرک کو فون کر کے مارکیٹ کی بجلی بند کرا دی. صدر گل پلازا ایسوسی ایشن تنویر پاستہ کہتے ہیں بجلی بند نہ کراتے تو وائرنگ میں آگ لگنے سے لوگ باہر نہ نکل پاتے. آگ بجھانے کے لیے عمارت میں فائر سیفٹی کے سلنڈر اور فائر بالز موجود تھے. بیسمنٹ، میزنائن اور گراؤنڈ فلور سے منٹوں میں لوگوں کو نکال چکے تھے. لائٹ کیسے بند ہو گئی اچانک؟ یہ کیا ہوا؟ کیونکہ اندھیرا ہوا تو اس سے بھی لوگ بند گھبرائے. جب یہاں پر آگ کا ہمیں پتہ چلا، میں بیسمنٹ میں اپنے آفس میں تھا. میں اور میری ٹیم ہم فوراً ریسکیو کے آلات لے کے مطلب فائر سلنڈرز بولز لے کے ہم لوگ سارے اوپر بھاگے. جس اسپاٹ پہ بولز اور سلنڈر لگے ہوئے تھے ہم لے کے ہم اوپر بھاگے. ہم نے وہاں اس کو آگ کو بجھانے کی کوشش کی. پورے طریقے سے فلاور کی شاپ میں آگ لگی تھی. اس کو فل ہم نے کوشش کی. تھوڑی دیر اس کو جو ہے وہ تھم جاتی تھی ایک دم سے، پھر ایک دم وہ شروع ہونا ہو گئی زیادہ. جب پتہ چلا کہ بھائی آگ قابو میں نہیں آ رہی ہے تو پہلی فرصت میں نے کے الیکٹرک پہ کال کر کے آن دا اسپاٹ میں نے لوکل بند کروایا. کوئی ایمرجنسی لائٹ جیسا ہوتا ہے نا، اندھیرا ہو جائے تو ایمرجنسی لائٹ جل جائے. چونکہ لوگوں کو میں نے کل بہت سارے ان کو سمجھائی نہیں دیا کہ جانا کدھر ہے. اتنا اٹ کمپلیٹ ڈارک. UPS پہ جو ہے نا ہر پیسیج پہ ایک جو ہے چھوٹی لائٹ جو 12 وولٹ کی ہوتی ہے نا وہ آن ہو جاتی ہے وقتی طور پہ. فائر سیفٹی کی لائٹس تھی وہاں پہ؟ نہیں، فائر سیفٹی کی لائٹس نہیں تھی. فائر سیفٹی کے صرف سلنڈرز تھے اور ان کے بالز ایکسٹنگوشرز تھے وہاں پہ. فائر ایکسٹنگوشرز نہیں، صرف فائر سلنڈرز تھے ہمارے پہ، فائر بالز تھی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دے دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سارے اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے ہیں. کراچی کے واقعے سے خطرے کی گھنٹی بج گئی. کراچی سمیت ہر شہر میں مؤثر بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. عوام کو گلی محلے کی نمائندگی دینا ہوگی. آئین میں ترمیم کر کے مؤثر بلدیاتی نظام لانا ہوگا. 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے. سارے اختیارات مرتکز ہو گئے ہیں صوبائی دارالحکومت. جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں پہ بھی، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی ایک افیکٹو سسٹم ایوالو ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو پہلے ان کو گلی محلے میں نمائندگی بچی ہے. کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آئین میں ترامیم کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم، امپاورڈ سسٹم انٹروڈیوس کرائیں.
18वीं तरमीम के जिक्र पर पीपी रहनुमा शहला रजा नाराज बोली, 18वीं तरमीम पर जाएंगे तो सुन लें, सिंध पहले मुल्क था। लोगों के दिलों की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। सूबे के मालिक अवाम हैं, ये कोई रिहायशी सोसाइटी नहीं कि कहीं भी आबाद कर दो। कैलिफोर्निया में जंगल की आग शहर तक आ जाती है। कराची में बल्दियाती निज़ाम काम कर रहा है, लाहौर में नहीं है। पीपी रहनुमा शहला रजा ARY न्यूज़ का प्रोग्राम छोड़कर चली गई हैं। प्रोग्राम एंकर ने शहला रजा के आज असेंबली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज़ हो गई। बोली, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए, इसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शहला रजा नाराज़ हो गई और प्रोग्राम से चली गई। साल से सूबे पर हुकूमत है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, वजीर आला भी पीपल्स पार्टी का है। कराची का कोई भी हादसा एक सानिया बन जाता। इब्राहिम का वाकया जो हुआ, माँ बाप ने हैवी मशीनरी मंगाई पैसे देके, सानिया गुल प्लाजा हुआ, 2 दिन आग लगी रही और फिर उसकी मिसालें दी जा रही हैं कैलिफोर्निया से। 40 लोग तो न्यूजीलैंड में मर गए थे। कराची के मसले जो हैं वो क्यों सानहे बन जाते हैं? आप मुसलसल मेरे बयान को जो तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं उससे आप बाज आ जाए। आपको ये समझना चाहिए था और तहकीक करनी चाहिए थी। असेंबली के फोरम पे बात की है, मैंने खड़े होकर बात की, पूरी जिम्मेदारी से की। बता दीजिए और जो मैंने क्या कहना चाहेंगे कंपैरिजन आप या तो आप बोल लें या मुझे बोल लें। आपने मुस्तकिल मुझ पे इल्जाम तराशी किए, मैं उसका जवाब दूंगी आपको। देखिए जी, ये गुल प्लाजा जो है ये 1980 कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दी। क्या शैला साहिबा पानी खत्म होने की शिकायत नहीं हुई कि जी पानी नहीं है, बैकअप के लिए कोई प्लान नहीं था? बिकॉज़ वहाँ पे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, ट्रैफिक की वजह से टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सवाल तो पूछूंगी ना आपसे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है ना। आप पूछ रही हैं, मुझे बात करने दे, वरना आप बोले और इल्जाम लगा के बंद कर देना प्रोग्राम। शैला साहिबा, आपकी ही गवर्नमेंट में एक ऑडिट होता है कराची में बिल्डिंग्स का। आप बोले तो आपसे कहा ही नहीं कि सब गलतियों से पाक बात हो रही है। शैला साहिबा, शैला साहिबा नहीं, मैं आप शैला साहिबा बाकी गेस्ट नहीं है, हमें सबको फेयर टाइम भी देना है। अपनी चीजें मुझ पे थोपे और उसके बाद आपको मैंने बहुत मौका दिया। आई थिंक मेरे अभी अफनान साहब ने बात की है, मेरे गेस्ट से बात की, शौकत हुसैन साहब को मौका भी नहीं मिला। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। शैला साहिबा, आप थोड़ा तहम्मुल भी रखें, सुने भी। आप हुकूमत आपसे सवाल किया जाता है तो इस सवाल सुना करें। आग गुल प्लाजा नहीं, हमारे दिलों में लगी। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, इतनी आबादी हो गई, नए सूबे बनाए, इतनी आबादी का बोझ एक वजीर आला नहीं उठा सकता। अमीनुल हक ने कहा कि MQM ने 52 फायर टेंडर दिलवाए थे, अब सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई, कराची का बच्चा गटर में गिरकर मर रहा है। रात के 10:15 पर गुल प्लाजा पे आग लगती है। लोग जलते रहे, प्रॉपर्टी जलती रही, अरबों का नुकसान हो गया, पूरी रात गुजरती रही। इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है, 2.5 घंटे तक हम टीवी पे देखते हैं, सब अच्छा का नारा लगाया जाता है। जो गुल प्लाजा पे हुआ, इसका जवाब कौन दे? पाकिस्तान ने 2020 में वफाकी हुकूमत से बात करके 52 फायर टेंडर KMC के हैंड ओवर किया। अब 52 के बजाय सिर्फ 36 फायर टेंडर कराची में काम कर रहे हैं। दुनिया चांद पे जा रही है, मेरा कराची में बच्चा गटर में गिर के मर रहा है। प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। इतनी आबादी हो गई है, नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। इतनी बड़ी आबादी का बोझ एक वजीर आला नहीं ले सकता। ये मुल्क की तकसीम नहीं, ये इंतजामी तकसीम है। MQM और जमात इस्लामी ने कराची का ये हाल किया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, कराची की सबसे बड़ी आग बल्दिया का जिक्र तक नहीं करते। गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात बानी MQM के गार्ड गोगा ने कराई। कराची के कातिल जबरदस्ती मंजिलें बनवाते थे, उन्होंने बानी MQM को धकेल दिया। नफरत की सियासत से अलग नहीं हुए। सानिया गुल प्लाजा जमात इस्लामी ने वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खुद को वंडर बॉय समझने वाले बिलावल भुट्टो की 2.5 घंटे तवील प्रेजेंटेशन गुल प्लाजा में चल रही है। जमात इस्लामी कराची के अवाम के साथ है। 1 फरवरी को शहर कायद में मिलियन मार्च करेंगे। एक सवाल के जवाब में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत किया गया। नून लीग में शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी में भुट्टो जरदारी का राज है। 17 साल से बरसर इख्तिदार है वहां, लेकिन इस सारे अरसे में कोई एक बड़ा मंसूबा भी कराची का नहीं बना, ना पानी का, ना सिवरेज का, ना ट्रांसपोर्ट का। बिलावल साहब ने एक प्रेजेंटेशन की, एक तरह से उन्होंने अपनी लॉन्चिंग करने की कोशिश की। जब से उन्होंने वंडर बॉय का सुना है, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है, इस वक्त गुल प्लाजा में जल रही है। 1 फरवरी को एक तारीखी मार्च होगा और मैंने तो कल मुतालबा किया है कि CM साहब को अब स्टेप डाउन करना चाहिए। एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, ये दोनों पार्टियां खानदान की जागीर हैं। यानी अगर आप नून लीग को देखेंगे तो 40, 50, 60, 70 चौधरी और कुछ खानदान, पीपल्स पार्टी को देखेंगे तो जरदारी साहब का भुट्टो खानदान और 40-50 वडेरे।
2 दिन से सोया नहीं, मेरी फैमिली भी हो सकती थी। गवर्नर सिंध कहते हैं गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। गुल प्लाजा की इंतजामिया का क्या किरदार रहा, इस पर भी बात करना होगी। जिन अफसरों ने दुकानदारों से पैसे लिए वो रिश्वत नहीं, कत्ल का पैसा है। सालों से गुल प्लाजा की मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट का क्या किरदार रहा है, इस पर हमें बात करनी होगी। जो कारोबार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इतनी सेफ्टी क्यों नहीं? क्या स्टाफ इंस्पेक्टर्स जो पैसे लेते हैं, रिश्वत के नहीं है, कत्ल के पैसे। कोई ऐसा खूनी प्लाजा अगर इस शहर में खड़ा हुआ है या मौत वाला प्लाजा बनने जा रहा है, दोनों को रोकना होगा। 2 दिन से मैं नहीं सोया, मैं सोच रहा था मेरी फैमिली भी अंदर हो सकती है, ये फाइल बंद नहीं होगी। अगर ये फाइल बंद हुई मैं तो कम से कम रिजाइन दे के चला जाऊं। बहन बार बार कहती है जाकर बेटे का पता करके आओ, मैं क्या करूं, उसे जाकर क्या बताऊं। 18 साल के मोहम्मद शीस की खाला तड़प रही हैं। उनका भांजा गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान पर काम करता था। कहती है घर वापस जाती हूं तो उसकी माँ फिर भेज देती है कि मेरा बेटा लेकर आओ। 4 दिन हो गए, अब कितना वक्त लेंगे, किसके पास जाएं, कौन निकाल कर देगा, हम किससे पूछें? कोई जवाब नहीं, बस मलबा है, खाली मलबा। निकल ही नहीं पाया, किसके पास जाऊं, कौन निकाल के देगा, कहाँ है, कुछ पता भी नहीं है। बताओ किसको पूछे, कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस मलबा है खाली। अभी मैं तो अभी इसकी खाला हूँ, इसकी अम्मी का हाल क्या है तुमने नहीं पता। मैं चाहती हूँ, मेरे को बोलती है जा तू देख कर मेरा बच्चा लेकर आ, उसको लेकर आ। मैं बोली कहाँ से लेकर आऊँ, सब दे दिए। 4 दिन हो गए, अभी कितना टाइम लोगे बताओ तो सही। गुल प्लाजा सानह में लापता होने वालों में सजावल का आमिर कुम्हार भी शामिल है। बहनें 4 दिन से आमिर की मुंतज़िर हैं। आमिर बर्तनों की दुकान पर काम करता था। बहनें कहती हैं आमिर ने फ़ोन पर बताया था कि उसका दम घुट रहा है, उसके बाद से कोई राबिता नहीं हुआ, हमें कुछ बताया भी नहीं जा रहा। आप पहले सुबह में हम बात करी थी, इसलिए बहन साहब बात करी थी, भाई ये मेरी अखी में इतना धुआं मेरे का साग गुट रही है, मेरे का पता नहीं को मेरा निकाल दो। तो बोला हम कैसे निकाल दो, कोई जैसे आया तो मोबाइल गिर गया, बस बात बंद हो गई। माली नुकसान की परवाह नहीं, जानी नुकसान पर दुखी हूँ। गुल प्लाजा में राख हो जाने वाली 4 दुकानों की मालकिन रो पड़ी। जितना नुकसान हो गया हुकूमत कभी पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसी खतरनाक आग का फैल जाना इंतजामिया की नाअहली है। फैजुल्ला खान तफसील बताएंगे। कि गफलत से सारा ये हुआ है, कोई टाइम पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। क्या जानी नुकसान किया, माली तो कोई बात नहीं, अंदर कितने लोग बसे हुए, कितने माँ बाप सारे बाहर खड़े हुए, उनका क्या हाल होगा। ये सारी भरपाई कर पाएगी हुकूमत? नहीं कर सकते, भरपाई नहीं कर सकते। कि एक दुकान बेसमेंट में थी, 3 ऊपर थी, तो सब की सब जलकर खाकिस्तर हो गई है। जानी नुकसान पर ये बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता है, अफसरदा है। जो ये कैफियत है वो बयान से बाहर है कि किस तरह किन जज्बात के साथ ये ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी आंखों के सामने अपनी मता को बिखरते हुए, खाक होते हुए, जलते हुए देख रही हैं। बुलेटिन में अब बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हैं। वो आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम से खिताब करेंगे और मुख्तलिफ इजलासों में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की शराकत दारी में बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और बेहतर होते मुआशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से मुतालिक OOO प्रोग्राम पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान पुलिस सर्विस के अफसरान से बातचीत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पुलिस के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल IGPs और सीनियर पुलिस अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा अंदरूनी सलामती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए मजबूत पेशा वराना और अवामी पुलिस फोर्स नागुज़ीर है। अमन और अमान के निफाज के लिए पुलिस की जिम्मेदारी मुक़द्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फ़ख्र पुलिस एहलकारों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद,
Pakistan armed forces and law enforcement agencies, all Paindabad and Pakistan हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजेंसियों के दरमियान ताउन, पुलिसिंग के जदीद तरीक़ों पर जोर दिया। नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचने पर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को स्कूल फॉर हाई इम्पैक्ट एलीट लॉ के साथ मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम, शील्ड इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट और इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी, जराइम और दाखिली सलामती के चैलेंजेस के मुकाबले में पुलिस की अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक मुतालबा था, कलअदम TTP, BLA और इंडिया की सपोर्ट को रोके, मगर वहाँ से संजीदगी दिखाई नहीं दी। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का अब फैसला करना होगा। 2018 के बाद फिर आज गलती की गई। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आए और आके पाकिस्तान में रहें। ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। हमारी सिर्फ एक डिमांड थी, कमिट करें अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं आप उनको रोकेंगे। अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट मेक एनी सीरियस कमिटमेंट। दिल खून के आंसू होता है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर सरहद पार पाकिस्तान के दुश्मन है, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उड़ा जाता है। PTI अफवाज पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़ी है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने हमेशा कहा मुल्क हमारा, फौज हमारी है। हुकूमत एक हाथ मिलाती है, दूसरे से मुक्का दिखाती है। हालात कैसे ठीक होंगे? मुक्का दिखाएंगे तो लोग एहतजाज करेंगे। 8 फरवरी को पुरअमन एहतजाज करेंगे। लोगों से दरख्वास्त है, शटर डाउन पहिया जाम करें, यह एहतजाज का हिस्सा है। अना ख़त्म करना होगी। कब तक सुपरमैन और वंडर बॉय का इंतज़ार करेंगे? हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। साहब पाकिस्तान के साथ खड़ी है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, रियासत के साथ खड़ी है। खान साहब ने कैटेगरी के लिए हमेशा कहा है मुल्क हमारा, फौज हमारी। हुकूमत अगर एक हाथ से हाथ मिला रही है और दूसरे हाथ से मुक्का दे रही है तो हालात बेहतर क्यों होंगे? हमने इनको यही कहा है कि दोनों हाथ मिलाएं ना, फिर मुक्के को रोके। आप मुक्के लगाएंगे तो फिर तो लोग एहतजाज तो करेंगे। 8 तारीख की जो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे, लेकिन ये पुरअमन होगा। सारे हमारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी वो शटर डाउन करे, व्हील जैम करे और ये भी एहतजाज करे। कब तक आप सुपरमैन और वंडर बॉयों की इंतजार में रहोगे? कोई राबिता नहीं हुकूमत के साथ है और न ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। ईगो का मसला नहीं होना चाहिए, ये ईगो को आप ख़त्म करो हमेशा के लिए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए ढक्कन से टकरा कर गिर जाते हैं। सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं। ग्रीन बेल्ट, ग्रीन स्पेसेस, जो PHA का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नए लगा रहे हैं या खोद के दोबारा लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, उनको भी प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज करके आप वापस लगाएं। जहां जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी उनको लगाना ताकि लोगों को आसानी हो। जितने भी नए मैन होल्स लग रहे हैं, मैन होल्स का थोड़ा सा लेवल सड़क से या स्ट्रीट से रेज्ड होता है। कई दफा मोटर बाइक से भी लोग ठोकर खा के जो है वो गिर जाते हैं, चलता चलता बंदा भी गिर जाता है। जो मैन होल्स हैं उनका लेवल वही होना चाहिए जो आपकी स्ट्रीट या सड़क का लेवल। तमाम अपने जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, अंडरपासेस हैं, जो ब्रिजेस के नीचे की स्पेस है उसको सबको ब्यूटिफाई करें, बच्चों के खेलने की जगह बनाएं वहां पर। अमरीकी सदर ट्रंप ने 1 साला हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से किताब जारी कर दी है। अमेरिका में हज़ारों नए कारोबार खोले जा रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब बताइएगा, अमरीकी सदर ने मज़ीद क्या कहा? जी देखिए, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की 1 साला कारकर्दगी की जो तफसील है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त भी जारी है और ट्रंप इंतजामिया की कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका को दोबारा से एक जबरदस्त मुल्क बनाया। सदर ट्रंप ने कहा कि विरासत में
امریکی انتظامیہ کو، ٹرمپ انتظامیہ کو جو وراثت میں تباہی ملی تھی، اور اگر وہ صدر منتخب نہ ہوتے تو اب تک امریکہ تباہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان 8 جنگوں کا بھی ذکر کیا جو انہوں نے لکھوائی۔ انہوں نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے اندر 8 طیارے گرائے گئے، بہت صورتحال خراب ہو چکی تھی، اور نے کہا لیکن انہوں نے جنگ رکوائی۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ان سے کہ آپ نے اس جنگ کو رکوا کر 10 ملین جانوں کو بچایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سمیت دیگر ملکوں نے انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا تھا، لیکن انہیں نوبل پیس پرائز نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ناروے کا جو ملک ہے وہ ان نوبل پیس پرائز کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایک خاتون کو یہ پرائز دے دیا، اور اس خاتون نے پھر یہ کہا کہ اس نوبل پیس پرائز کے جو حقدار ہیں وہ اصل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ یہ پریس کانفرنس ابھی بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک پرنور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیرت طیبہ اور ماں کے مقام پر روشنی ڈالی گئی۔ خوش نصیب 30 ماہ عمرہ کی سعادت حاصل کریں گی۔ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن کی سربراہ فرزانہ شعیب نے بتایا کہ ان کے لیے باعث فخر یہ ہے کہ وہ عظیم سفر میں ماؤں کے ساتھ ہوں گی۔ عمرہ کی سعادت کے لیے جانے والی خواتین کی زندگی کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان خالد ارائی نے خواتین کو پاسپورٹ اور عمرہ پیکج پیش کیے۔ یہ عزت بخشی کہ ان ماؤں کی ذمہ داری مجھے سونپی، اور میں ان سب ماؤں کی ماں ہوں۔ الفاظ نہیں بتانے کے لیے، یہ تو ایک احساس ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ بہت خوشی تھی اور بہت دل تھا کہ عمرہ کرنے جاؤں، اللہ نے کر دیا نصیب۔ عمرہ پہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ واپسی پہ الحمدللہ میرے بیٹے نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ گل پلازا سے 21 ناقابل شناخت لاشیں ملنے کا معاملہ، 3 میتوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے کیا ڈیٹیل ہے؟ دیکھیں، گل پلازا سے 21 ناقابل شناخت لاشیں ملی تھی، جس کے بعد سندھ فورینزک ڈی این اے لیب کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور پہلی 3 میتوں کی اصل شناخت ڈی این اے کے ذریعے حاصل کر لی گئی ہے، جس میں پہلی شناخت 15 سالہ مریم کی ہوئی ہے جو ان لاشوں میں شامل ہے۔ دوسری لاش 26 سالہ نوجوان رضوان، جبکہ تیسری 33 سالہ شہروز کی نکلی ہے۔ تمام لاشوں کی شناخت ڈی این اے کی مدد سے کی گئی ہے۔ اب تک 26 میتوں کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا ہے۔ انچارج شناخت پروجیکٹ عامر حسن کے مطابق سی پی ایل سی نے 60 ریفرنس ڈی این اے سیمپلز لیے تھے۔ ان فورینزک عمل میں شناخت پروجیکٹ اور پولیس سرجن کراچی سمیہ سید کا تعاون رہا۔ سی پی ایل سی کا کام ڈیٹا ریفرنس جمع کرنا ہے، جبکہ ڈاکٹر سمیہ سید سیمپلنگ کر رہی تھی۔ مشترکہ طور پر 24 گھنٹے میں رزلٹ سامنے آیا ہے۔ انچارج شناخت پروجیکٹ کے مطابق مجموعی طور پر اب تک 11 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ پہلے روز 6 میتوں کی شناخت سامنے پہچان کر ہو چکی تھی۔ 7ویں شناخت آج صبح شناختی کارڈ کے ذریعے تنویر کی گئی۔ 8ویں کی شناخت لاکٹ کے ذریعے مصباح کی، اور اب 3 جو ہوئی ہے پہلی مرتبہ ڈی این اے کی شناخت ہو گئی۔ آپ کا شکریہ نذیر شاہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔